क्या पढ़ रहे थे हम लोग? चैप्टर 2 पढ़ रहे थे जिसमें कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, है ना। इंडिफरेंस कर्व लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, लास्ट क्लास में, ठीक है। अब लास्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व लास्ट में पढ़े थे। उसके बाद हमारा ऊपर 3 तो छोटा छोटा टॉपिक बाकी था। क्या क्या था 3 टॉपिक? एक तो था इंडिफरेंस मैप, दूसरा था मोनोटोनिक प्रेफरेंस, और तीसरा था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना। ये 3 टॉपिक हमारा बाकी था। सबसे पहले ये 3 टॉपिक को कवर करते हैं। हाँ, वो इसी के साथ है, एमआरएस का ही पॉइंट है वो, ठीक है। ये समझ में आ जाएगा तो वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, सबसे पहले मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अच्छा, अब तुम आज डायरेक्टली ज्वाइन किए हो तो हो सकता है हमारे चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ समझ में आए, कुछ ना आए समझ में, ठीक है। मैं तुमको क्लास के बाद ऐप में लॉगिन करवा दूंगा। छुट्टी है 3 दिन अभी, गणेश पूजा वाला। एटलीस्ट चैप्टर नंबर 2 पहले कर लेना। 1 कंप्लीट हुआ है, 2 हम पढ़ रहे हैं। 1 बाद में करने से चलेगा, 2 को एटलीस्ट 2 का 3 या 4 क्लास हुआ होगा, आज 5वां क्लास आई थिंक। तो वो 4 से 5 क्लास एटलीस्ट करके तुम आओगे ना, तो क्या होगा नेक्स्ट वीक में जब हम इसके आगे पढ़ेंगे तब तुमको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। चलो, आज जितना समझ में आता है उतना समझ लो, बाद ऐप में फिर से एक बार क्लास कर लेना, ठीक है। चलो, सबसे पहला टॉपिक मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्या होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस? अच्छा, तुम मुझे बताओ, एक चीज मैं पूछता हूँ। मैं 3 तो कॉम्बिनेशन दे रहा हूं, तुम बताना तुमको कौन सा चाहिए होगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन नंबर 1, कॉम्बिनेशन नंबर 2 और कॉम्बिनेशन नंबर 3। 2 चॉकलेट, 3 बिस्किट, ठीक है। पहला कॉम्बिनेशन है 2 चॉकलेट 3 बिस्किट। दूसरा कॉम्बिनेशन है चॉकलेट 5 बिस्किट, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन है 2 चॉकलेट 5 बिस्किट। और तीसरा कॉम्बिनेशन है 1 चॉकलेट और 3। तुम बताओ तुमको कौन सा चाहिए होगा? तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट क्या है? क्यों सेकंड? गुड्स का क्वांटिटी ज्यादा है उसमें। देखो, हम कंपैरिजन कैसे करेंगे? अगर फर्स्ट 2 को कंपैरिजन करते हैं तो ये तो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे 2 बिस्किट हमको क्या मिल रहा है? एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 चॉकलेट बल्कि -1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बिस्किट भी 2 ठो माइनस हो गया, तो ऑब्वियस सा बात है थर्ड वाला तो हमको नहीं चाहिए होगा। तो हमारे लिए बेस्ट क्या है? सेकंड वाला। सबको यही पता चल रहा है, देख के ही पता चल रहा है। इसी को बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। कि कंज्यूमर रैशनल अगर है तो वो हमेशा ज्यादा गुड्स को प्रीफर करेगा इन कंपैरिजन टू कम क्वांटिटी को। सिंपल सा बात है, हम भी ज्यादा क्वांटिटी को ही प्रीफर करेंगे, कम क्वांटिटी को प्रीफर नहीं करेंगे। उसी को हम लोग बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ठीक है। आओ देखते हैं बुक में क्या लिखा है। Monotonic preference means that a rational consumer always prefers more of a commodity as it offers him higher level of satisfaction. हमेशा वो क्या चाहेगा कि किस तरीके से उसको ज्यादा क्वांटिटी मिले, ठीक है। इट सिंपल वर्ड्स, मोनोटोनिक प्रेफरेंस इंप्लाइज एज कंजम्पशन इंक्रीजेस टोटल यूटिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। लेकिन हम क्या पढ़े थे? एज कंजम्पशन इंक्रीजेस यूटिलिटी डिक्रीजेस। यहाँ कैसे उल्टा लिखा हुआ है? ऑपोजिट नहीं लिखा हुआ है, हम क्या पढ़े थे? बताओ कौन बताएगा इसका आंसर? यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होगा यूटिलिटी इंक्रीज होगा। लेकिन हम तो पढ़े थे जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होता है यूटिलिटी डिक्रीज होता है। ऑपोजिट क्यों लिखा है? कौन बताएगा? सोनाली है इधर, विदिशा है और मुस्कान है बैच 2 में। चलो बताओ कौन बताएगा? कल टेस्ट दिए थे कौन कौन? ये बैच का नहीं था टेस्ट, दूसरे बैच का था टेस्ट, लेकिन फिर भी शायद तुम लोग दिए थे, है ना। हाँ, और तुम लोग नहीं दिए थे दोनों ना। हाँ, तुम पढ़े नहीं हो, तुम लोग भी नहीं पढ़े हो, ठीक। यहाँ पे उल्टा क्यों लिखा हुआ है? कंजम्पशन, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी लिखा है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी तो इंक्रीज ही होता है। वहां पे हम क्या पढ़े थे? मार्जिनल यूटिलिटी पढ़े थे, ठीक है।
मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होता है। यहाँ पे कौन सा यूटिलिटी लिखा हुआ है? टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी तो इनिशियली जब कंजम्पशन इंक्रीज होता है टोटल यूटिलिटी इंक्रीज ही होता है ना। मार्जिनल यूटिलिटी कम होता है, ठीक है। यही एमसीक्यू में आता है और फिर पेपर डिफिकल्ट हो जाता है कल जैसे, ठीक है। कितने जन पास हुए कल का टेस्ट में? 4 जन। तो एक जन कोई 16 लाया है और 5 जन पास हुए, एक 16, 4 जन 15 और एक जन शायद 14 को लाया, एक या 2 जन, बाकी सब फेल, सब फेल होगा। पास मार्क एक्चुअली 70% होता है, 33 नहीं होता है स्कूल जैसे, ठीक है। 20 का एग्जाम है तो पास मार्क 14, 10 मार्क का एग्जाम है तो पास मार्क 7, ठीक है। टोटल 4-5 जन पास हुए हैं मुश्किल से, वो भी, और बाकी सब फेल हो गए, ठीक है। क्वेश्चन क्या डिफिकल्ट था? क्वेश्चन डिफिकल्ट था? पढ़े नहीं थे, वही बात है, लाइटली ले लिया। एमसीक्यू तो है, कर लेंगे जैसे भी, है ना। चलो ठीक है। हाँ, consumption increases, total utility also increases. For instance, a consumer preference are monotonic only when between any two bundles he prefers a bundle which has more of at least one of the goods. अगर उसको कोई एक गुड्स ज्यादा मिलेगा तो वो उसको प्रीफर करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, कंसिडर 2 गुड्स एप्पल्स एंड बनानास, ठीक है। सपोज 2 डिफरेंट बंडल्स आर देयर। एक में फर्स्ट में था 10 ठो एप्पल और 10 ठो बनाना, दूसरा में था 7 एप्पल 7 बनाना। कौन सा लेगा कंज्यूमर? ऑब्वियसली ए, है ना। कंज्यूमर प्रेफरेंस ऑफ फर्स्ट बंडल इज कंपेयर्ड टू सेकंड बंडल विल बी कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, फर्स्ट में कितना था? 10 और 2, 10 और 7। सेकंड में कितना था? 9 और 7। कौन सा लेगा कंज्यूमर? फर्स्ट, ऑब्वियसली, है ना। तो इसको हम बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक है इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस कर्व पढ़े थे हम लोग। क्या होता है इंडिफरेंस कर्व? क्या शो करता है इंडिफरेंस कर्व? कोई सा भी पॉइंट लेंगे सेम यूटिलिटी मिलेगा, वो ये शो करता है सिर्फ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व शोज बंडल ऑफ 2 गुड्स, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल ऑफ 2 गुड्स इन विच द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, मतलब इक्वल सेटिस्फेक्शन उसको मिलेगा। वो क्या शो करता है? 2 गुड्स का बंडल, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, इधर कॉमोडिटी Y है, इधर कॉमोडिटी X है, 2 प्रकार का कॉमोडिटी है, उसका कॉम्बिनेशन, ठीक है, जिसमें कंज्यूमर को क्या मिलेगा? इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। चाहे वो ये कॉम्बिनेशन ले, चाहे वो ये ले, चाहे वो ये ले, चाहे वो ये ले, कोई भी कॉम्बिनेशन ले, उसको क्या मिलेगा? इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। अब इंडिफरेंस मैप क्या होता है? इंडिफरेंस मैप रेफर्स टू फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व मतलब बहुत सारा इंडिफरेंस कर्व को जब हम एक साथ बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इंडिफरेंस मैप बोलेंगे, ठीक है। डेट रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रेफरेंस ओवर ऑल द बंडल्स ऑफ 2 गुड्स, ठीक है। जब हम मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व को एक साथ बनाएंगे, जैसे यहाँ पे बना हुआ है IC1, IC2, IC3, ये तीनों को मिला दें तो हम इसको क्या बोलेंगे? इंडिफरेंस मैप बोलेंगे। अगर सिर्फ एक ठो बनाऊं मैं तो इसको क्या बोलेंगे हम? इंडिफरेंस कर्व बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जब एक साथ 3-4 ठो बनाऊं मैं कंपैरिजन के लिए, तब उसको क्या बोलेंगे? इंडिफरेंस मैप बोलेंगे, ठीक। चलो, एन इंडिफरेंस मैप रिप्रेजेंट ऑल द कॉम्बिनेशन which provide same level of satisfaction. However, every higher or lower level of satisfaction can be shown on a different indifference curves. It means infinite number of indifference map, indifference curve can be drawn. हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या कर सकते हैं? इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर सकते हैं एक इंडिफरेंस मैप के अंदर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है, ये पढ़ लेना, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है। चलो पढ़ ही लेते हैं। इट मस्ट बी नोटेड दैट हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। पढ़ लिए थे हम लोग। एज हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट लार्जर बंडल ऑफ गुड्स, ठीक है, विच मीन्स मोर यूटिलिटी बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। सबको लिंक कर दिया एक साथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। आखिरी टॉपिक जो हमारा बचा हुआ था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अच्छा, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? पढ़े थे, याद करो, फर्स्ट चैप्टर में। क्या होता है? किसको बोलते हैं MRT? चैप्टर 1 में पढ़े थे ना मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? बोलो।
नहीं कर रहे हैं कितने। हाँ ठीक बोल रहे हो, आधा अधूरा दोनों ठीक बोल रहे हो, दोनों को मिला दो, तुम जो बोले और तुम जो बोले मिला के कंप्लीट हो जाएगा। किसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यूनिट सैक्रिफाइस टू यूनिट गेन्स, है ना। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल्स टू यूनिट सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट्स गेन, यूनिट सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट्स गेन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़े थे। अब इसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे यूनिट सैक्रिफाइस्ड डिवाइडेड बाय यूनिट गेन सेम होता है क्या, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। कंज्यूमर के केस में जब वो दो गुड्स को कंज्यूम करता है, अगर हम अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएं, जैसे कि यहाँ पे एक इंडिफरेंस मैप को लेते हैं, चलो यहाँ एक कॉम्बिनेशन है, यहाँ एक कॉम्बिनेशन है, यहाँ एक कॉम्बिनेशन है, यहाँ एक कॉम्बिनेशन है, यहाँ एक कॉम्बिनेशन, बहुत सारा कॉम्बिनेशन है इंडिफरेंस मैप के ऊपर, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई। अच्छा, कॉम्बिनेशन नंबर 1 का बात करें तो 1 में कितना को यूनिट है, ये है और ये है। कॉम्बिनेशन नंबर 2 का बात करें तो 2 में कितना यूनिट्स है, तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक यूनिट सैक्रिफाइस्ड, देखो कम हो रहा है। जब हम ए से बी में जा रहे हैं, सेटिस्फेक्शन तो सेम है बिकॉज वो सेम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है, लेकिन जब हम इसका यूनिट्स को कम कर रहे हैं तो हमको दूसरा यूनिट को बढ़ाना पड़ेगा अगर सेम सेटिस्फेक्शन चाहिए तो। जब हम चॉकलेट कम खा रहे हैं तो बिस्किट ज़्यादा खाना पड़ेगा ना, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चाहिए तो जब हम इसको क्या बोलेंगे, यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड, कितना हम लोग सैक्रिफाइस किए, और वहीं पे ये क्या होगा हमारा यूनिट्स गेन। इसके रेशियो को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अच्छा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब चैप्टर 1 में मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज होता था या डिक्रीज होता था, इंक्रीज होता था, कंफर्म है पूरा। जब वो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज होता था तो कर्व कैसा बनता था, कॉनकेव बनता था। हम कहाँ खड़े होते थे, ओरिजिन में, ठीक है। कर्व कैसा बनता था, कॉनकेव बनता था। अच्छा, जब ये डिक्रीज होता था तब कर्व कैसा बनता था, कॉन्वेक्स बनता था। तो इसमें ठीक है, हम कहाँ खड़े हैं, फिर से ओरिजिन में, ठीक है। ये क्या बनता था, कॉन्वेक्स, ये जब इंक्रीज होता था और ये जब डिक्रीज होता था, ठीक है। तब ये एक क्या बनता था, कॉनकेव, और दूसरा कॉन्वेक्स बनता था। स्ट्रेट लाइन कब बनता था, जब वो कांस्टेंट होता था। जब ये स्ट्रेट लाइन कब बनता था, जब हम यहाँ पे खड़े हैं फिर से, और ये स्ट्रेट लाइन होता था जब ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये तो था किसके केस में, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के केस में। अब आते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के केस में क्या होता है। फॉर्मूला वही है, यूनिट सैक्रिफाइस्ड डिवाइडेड बाय यूनिट्स गेन, फॉर्मूला में कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। लेकिन अब MRS refers to rate at which commodity can be substituted with each other so that total satisfaction of the consumer remains same, ठीक है। For example, in the example of bananas and apples, Mrs. MRS of A for B, MRS for A for B will be number of units of B that the consumer is willing to sacrifice for an additional unit of A, so that he can obtain a same level of satisfaction, ठीक है। अच्छा, अब MRS इज द रेट एट विच, अच्छा इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, डेफिनेशन, MRS is the rate at which the consumer is willing to give up bananas for one more unit of apple. It means MRS measures the slope of indifference curve. MRS measures the slope of indifference curve. ठीक है, क्लियर है। अच्छा हाँ, डेफिनेशन यहाँ पे भी है, नीचे भी है, दोनों जगह, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन ये रहा, यहाँ पे ये हमारे एग्जाम्पल को लेके बता दिया, यहाँ बनाना वर्ड और एप्पल वर्ड यूज कर दिया ना, तो ये डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल को लेके बना दिया डेफिनेशन, ऊपर जो डेफिनेशन लिखा हुआ है ये पूरा प्रॉपर डेफिनेशन। चलो
अब हम क्या पढ़े, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कॉन्केव या कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स है ये इंडिफरेंस कर्व, कॉन्वेक्स है। हम कहाँ खड़े हैं, हम ओरिजिन में खड़े हैं, ठीक है, तो हमारे लिए इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स है। तो एमआरएस क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए, है ना। तो हमारे यहाँ पे एमआरएस क्या होता है इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, एमआरएस यहाँ पे लिख लो बगल में, डिक्रीजिंग। कल पढ़े भी थे एक पॉइंट, एमआरएस डिक्रीजिंग होता है बोल के प्रॉपर्टीज के अंदर में, और यहाँ पे भी लिख लो इट विल बी डिक्रीजिंग, ठीक है क्या, ठीक है। चलो अब नीचे एक पॉइंट और बाकी था हमारा, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग एमआरएस, डिमिनिशिंग एमआरएस, अभी जस्ट हम लोग लिखे, है ना, वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एज्यूम डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ड्यू टू दिस अजम्पशन एन इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन, इसीलिए इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। क्लियर है, सारा पॉइंट अभी तक क्लियर है। इधर मुस्कान, सोनाली और विदिशा, बताओ फटाफट, क्लियर है यहां तक, कुछ समझ में आ रहा है तुमको, थोड़ा मोड़ा आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा, ठीक, ठीक है। चल अब बजट लाइन, अब बजट, अच्छा अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किए, कंज्यूमर हमेशा क्या चाहेगा, वो जितने ऊपर इंडिफरेंस कर्व में पहुंच पाए उतना ऊपर पहुंचना चाहेगा। ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था। कंज्यूमर क्या चाहेगा, ये IC1 है, ये IC2 है, ये IC3 है, ये IC4 है। कंज्यूमर हमेशा क्या सोचेगा कि मैं किस तरीके से इंडिफरेंस कर्व नंबर 4 में पहुंच जाऊं, ठीक है। अच्छा, क्या इंडिफरेंस कर्व नंबर 4 में पहुंचने के लिए पैसा भी ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, गुड्स खरीदना है उसको, 2 गुड्स खरीदना पड़ेगा, है ना, तो इंडिफरेंस कर्व 4 में पहुंचने के लिए पैसा भी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो क्या पैसा अनलिमिटेड होता है, नहीं होता, लिमिटेड रिसोर्सेस हम पहले ही डिस्कस किए थे। अच्छा, तो अब कंज्यूमर का मोटिव क्या है, कंज्यूमर हमेशा क्या चाहता है, देखना हर एक चैप्टर में हमारा कंज्यूमर क्या चाहता है, मेरे पॉकेट में जितना पैसा है उससे मैं किस तरीके से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले पाऊं, यही चाहता है। अगर मेरे पॉकेट में 10 रुपए है तो मैं किस तरीके से 10 रुपए को ऐसे यूटिलाइज करूं कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, वेस्ट ना हो मेरा 1 रुपया भी। जिसके पॉकेट में 100 है वो भी यही चाहता है, जिसके पॉकेट में 1000 है वो भी यही चाहता है, जिसके पॉकेट में 1 लाख है वो भी यही चाहता है। तो हर आदमी क्या चाहता है, उसके पॉकेट में जितना पैसा है उस पैसे को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि वो क्या कर सके, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को अचीव कर सके, ठीक है। अच्छा, हमारा मोटिव क्या है, इंडिफरेंस कर्व 4 में पहुंचना, लेकिन हमको क्या देखना पड़ेगा, पॉकेट में पैसा है या नहीं है ना, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व 4 में पहुंचने के लिए पैसा भी ज्यादा लगेगा, है ना। इंडिफरेंस कर्व 1 में रहना है तो पैसा भी कम लगेगा, सेटिस्फेक्शन भी कम मिलेगा। 4 में जाना है तो पैसा भी ज्यादा लगेगा। अच्छा, क्या ये 4 मैक्सिमम है, इसके ऊपर नहीं हो सकता है, इसके ऊपर भी हो सकता है। तो इसके अगर ज्यादा पैसा है तो कंज्यूमर इसके भी ऊपर जा सकता है, और ज्यादा पैसा है तो और भी ऊपर जा सकता है। तो कंज्यूमर का मोटिव यहाँ पे क्या है कि किस तरीके से उसके पॉकेट में जो अवेलेबल मनी है उस मनी से वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करे। अब वो कैसे करेगा, वो क्या करता है, पेन कॉपी निकालता है और कैलकुलेशन करना शुरू करता है, कौन सा गुड्स कितना कितना खरीदेगा तो वो उसके बजट के अंदर भी आएगा और उसको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, मान लो उसके पॉकेट में 100 रुपए, गुड्स ए का प्राइस है, ए का प्राइस है 10 रुपए, बी का प्राइस है 20 रुपए। तो वो क्या करता है, वो अपना मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। क्या कॉम्बिनेशन बनाता है,
फर्स्ट कॉम्बिनेशन 1 यूनिट खरीदेगा, हाँ, और इसका कितना, यहाँ नहीं, रिसोर्स वेस्ट होगा इसमें, 2 यूनिट खरीदेगा और 4 यूनिट खरीदेगा। या पहला कॉम्बिनेशन 0 कर लेते हैं, 0 यूनिट खरीदेगा और 5 यूनिट खरीदेगा, फर्स्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है, 100 रुपए खर्च हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनाएगा, और 4, तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बनाएगा, कितना रुपए खर्च हुआ, 20 इंटू 360 और उधर 40, 100 रुपीज खर्च हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कॉम्बिनेशन बनाएगा, यही कॉम्बिनेशन बनाएगा वो। क्या वो इससे ज्यादा खरीद सकता है, नहीं खरीद सकता। क्या इसके कम खरीद सकता है, खरीद सकता है, पैसा बचेगा उसके पॉकेट में, अच्छा है उसके लिए, है ना। तो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन उसके पास क्या है, Yes. ना वो इससे ज्यादा खरीद सकता है, लेकिन इतना तो खरीद सकता है, इससे कम भी खरीद सकता है, ठीक है। हम लोग पहले जो पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 में हम क्या पढ़े थे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर पीपीसी के अंदर प्रोडक्शन करेगा तो रिसोर्स का वेस्टेज होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पैसे का वेस्टेज हो रहा है, नहीं हो रहा है, पैसा उसका पॉकेट में बचा है, वो चाहे तो कहीं और खर्च कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सारा कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। ये तो मैक्सिमम वाला है, ये तो मैक्सिमम है। अब और क्या क्या कॉम्बिनेशन है हमारे पास, 0-5 हो गया, और भी कॉम्बिनेशन बचा हुआ है जैसे 1 और 4, 90 रुपए खर्च होगा, 10 रुपए पॉकेट में बचेगा। 3 और 2, तो 3 और 2 भी कर सकता है, ठीक है। 40 और 30 70 खर्च होगा, या 3 और 3 भी कर सकता है, 60 और 30 90 होगा खर्च, या 1-1 भी कर सकता है, 2-2 भी कर सकता है। तो हमको सारा कॉम्बिनेशन को लेके चलना पड़ेगा। तो हमारा कंज्यूमर क्या कर सकता है, हम एक काम करें, मैक्सिमम वाला अगर लाइन अभी बना लें तो हमको बाकी सारा लाइन पता चल जाएगा। मान लो ये क्या है, ये मैक्सिमम कॉम्बिनेशन का लाइन है, ये लाइन कौन सा है, मैक्सिमम वाला, ठीक है। इसमें क्या है देखो, बताते हैं, बनाते हैं, पॉइंट्स बनाते हैं। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट, इधर गुड्स ए है, इधर गुड्स बी है। फर्स्ट जब बी 0 था तो ए कितना था, 10, बी 0 था तो ए 10 था, ए 0 था तो बी कितना था, 5 था। अब बाकी कॉम्बिनेशन बना लो, यहाँ पे 8, चलो 8, 6, 0, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या कंज्यूमर ये जो ग्रीन लाइन है इसके ऊपर जा सकता है, चलो थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, बहुत वो दिख रहा है। डिफरेंस प्रॉब्लम नंबर 3। अब बताओ, क्या ग्रीन लाइन के ऊपर जा सकता है कंज्यूमर, तुम बताओ क्यों नहीं जा सकता, पॉकेट में पैसा नहीं है ना, पॉकेट में पैसा नहीं है। अच्छा, क्या ग्रीन लाइन के अंदर आ सकता है, आ सकता है कंज्यूमर। ग्रीन लाइन के ऊपर रह सकता है, रह सकता है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के पास क्या क्या ऑप्शन है, वो या तो ग्रीन लाइन के अंदर रह सकता है, या तो ग्रीन लाइन के ऊपर रह सकता है, या तो क्या ग्रीन लाइन के ऊपर रह सकता है, नहीं रह, ग्रीन लाइन के ऊपर मतलब ग्रीन लाइन के बाहर नहीं रह सकता, मतलब इधर नहीं आ सकता, ठीक है। तो कंज्यूमर क्या चाहेगा, किस तरीके से वो ग्रीन लाइन के ऊपर भी रहे और उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी मिले, यही चाहेगा। कंज्यूमर का मोटिव पूरा हो रहा है, देखो उसके बजट में भी आना चाहिए और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी मिलना चाहिए। तो कंज्यूमर क्या चाहेगा, कोई ऐसा पॉइंट जो कहाँ हो, ग्रीन लाइन के ऊपर भी हो और वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड करे। तो तुमको कौन सा पॉइंट ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है ऐसा पॉइंट, नहीं आया समझ, चलो फिर से देखना। कंज्यूमर का मोटिव क्या था, हम अभी डिस्कस किए थे, पॉकेट में
पैसा जितना है उस पैसे से हमको क्या करना है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए। ये क्लियर है, हर इंसान को चाहिए होता है ये, ठीक है। अब कंज्यूमर के पास जितना पैसा है उस हिसाब से सोच के देखो, क्या वो ये ग्रीन लाइन के ऊपर जा सकता है? उतने पैसे में नहीं जा सकता। अगर ग्रीन लाइन के ऊपर जाना है तो इसको ज़्यादा पैसा लगेगा, उसके पास तो ज़्यादा पैसा है नहीं, तो वो मैक्सिमम कहाँ जा सकता है, ग्रीन लाइन में जा सकता है। क्या ग्रीन लाइन के नीचे आ सकता है? आ सकता है, पैसा बचेगा पॉकेट में, क्या दिक्कत है, ठीक है। क्या ग्रीन लाइन में रह सकता है? रह सकता है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन भी उसके लिए पॉसिबल है। अच्छा, अब उसका मोटिव कब पूरा होगा? जब वो ग्रीन लाइन में भी रहे और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी अचीव करे, ठीक है। अच्छा, क्या वो IC3 किसी भी तरीके से पहुंच सकता है? पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि वो देखो IC3 का सारा पॉइंट ग्रीन लाइन के बाहर है, तो IC3 में तो वो पहुंच ही नहीं सकता। तो उसके लिए मैक्सिमम कौन सा पॉइंट है? IC2। IC3 में अगला जा नहीं सकता, तो मैक्सिमम वो कहाँ जा सकता है? IC2 में जा सकता है। तो एक काम करता है, IC3 को मिटा देते हैं, जब ये जा ही नहीं सकता यहाँ तो इसको हटाओ। अब IC1 या IC2 कहाँ रहना चाहेगा वो? उसका मन कहाँ है रहने का? IC2 में। क्या IC2 उसके बजट में है? देखो ये पॉइंट, अच्छा देखो ये पॉइंट, फिर से देखो, है ना, ये पॉइंट देखो उसके बजट में भी है और एंड ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी दे रहा है या नहीं दे रहा है? दे रहा है ना। देखो कंज्यूमर ना ग्रीन लाइन के ऊपर जा सकता है, जा ही नहीं सकता कंज्यूमर, ठीक है। तो उसको मैक्सिमम कहाँ रहना है? ये ग्रीन लाइन के ऊपर ही रहना है, ठीक है। अब ग्रीन लाइन के ऊपर वो क्या चाहेगा? जितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाए उतना अच्छा। तो उसके लिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट कौन सा है? IC2। IC2 में अगर यहाँ पे रहता है ये इस पॉइंट पे, तो वो उसके बजट में भी है और वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी दे रहा है, ठीक है। अब और क्वेश्चंस पूछते हैं। अब तुम बताना, ये पॉइंट भी तो है, पॉइंट ए, तो वो पॉइंट ए में क्यों नहीं रहना चाहता? क्योंकि पैसा तो पूरा खर्च हो जाएगा लेकिन सेटिस्फेक्शन उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन वो उतने ही पैसे में ले सकता है ना। उसके पॉकेट में 100 रुपए था, उसी 100 रुपए से वो क्या कर सकता है, और ज्यादा सेटिस्फेक्शन ले सकता है, तो क्यों ना ले, है ना। तो इसीलिए पॉइंट ए को तो रिजेक्ट कर दिया। अब पॉइंट बी में आते हैं। पॉइंट बी देखो, बी भी तो पॉसिबल है या नहीं है? बी भी पॉसिबल, क्योंकि बी भी बजट के अंदर भी है और वो सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है, तो क्यों ना वो पॉइंट बी में रहे। उसमें भी वही प्रॉब्लम, उतने ही पैसे में वो जब और अच्छा कॉम्बिनेशन से ज्यादा सेटिस्फेक्शन ले सकता है तो वो लेना चाहेगा, तो बी भी रिजेक्ट हो गया। अब आते हैं पॉइंट नंबर सी में। वो पॉइंट सी में क्यों नहीं है? क्योंकि वो उसके बजट के ही बाहर है ना। सेटिस्फेक्शन सेम दे रहा है, सी पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिडिल वाला सेटिस्फेक्शन सेम दे रहा है, लेकिन वो बजट के बाहर है, वो खरीद ही नहीं सकता, उसके पॉकेट में उतना पैसा ही नहीं है। वैसे ही तो सबसे बेस्ट पॉइंट उसके लिए कौन सा हो गया? पॉइंट ये वाला पॉइंट, जिसको अभी मैं ए लिख दिए थे, क्या चलो ABC लिख लिए थे ना, तो डी दे देते, ठीक है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है? पॉइंट नंबर डी, जहां पे वो उसके बजट में भी है और उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब यहां से हमको क्या समझ में आया? अच्छा एक चीज और बताओ, अगर ये कर्व को मैं ऐसा नहीं बना के कर्व को मिटा रहा हूं, यहां तक क्लियर है ना? इसको मिटाने से चलेगा? देखो अब ये कर्व को मैं क्या क्या मिटा दिया, ठीक है। एक और कर्व बनाया IC2, ये है मेरा IC2, ठीक है। अच्छा अब बताओ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, अब बताओ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ठीक है, नंबरिंग दे दें, चलो नंबरिंग दे देते हैं, फिर बताना पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। A, B, पॉइंट C, पॉइंट D,
एंड पॉइंट ई, ए बी सी डी ई, बी और डी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तो ये ग्राफ के हिसाब से तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है बी और डी, लेकिन क्या इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन अचीव करना पॉसिबल है इससे भी ज्यादा। IC3 में जा, ठीक है, क्या इससे ज्यादा अब अचीव करना पॉसिबल है? नहीं है। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलता है? जब बजट लाइन, ये लाइन को क्या बोलते हैं, ग्रीन लाइन को हम लोग बजट लाइन, ठीक है, क्योंकि वो शो करता है कि कंज्यूमर के पॉकेट में जितना पैसा है उस पैसे से वो कितना सामान खरीद सकता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बजट लाइन। जब बजट लाइन इन डिफरेंस कर्व के साथ टेंजेंट होता है, टेंजेंट क्या होता है, मैथ्स में पढ़े होंगे, टेंजेंट किसको बोलते हैं? जब कोई सर्किल को या कोई आर्क को एक स्ट्रेट लाइन सिंगल पॉइंट को टच करके क्रॉस होता है, तो वो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। मैथ्स में पढ़ाया होंगे, ठीक है, क्लास 6-7 में, ठीक है। अब 10th में पढ़ाए थे टेंजेंट, कौन सा CBSE पढ़ रहे थे तो, चलो ठीक। टेंजेंट किसको बोलते हैं, देखो ये एक सर्किल है मान लो, या कोई आर्क है, उसमें अगर कोई सिंगल पॉइंट से टच करके लाइन जाए, स्ट्रेट लाइन, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। अब जब इन डिफरेंस कर्व के साथ बजट लाइन क्या है, टेंजेंट है, मतलब सिर्फ सिंगल पॉइंट को टच करके जा रहा है, तब वो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा। अगर वो सिंगल पॉइंट को क्रॉस नहीं कर रहा है, किसी दो पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, तो उससे भी ऊपर कॉम्बिनेशन अचीव करना पॉसिबल है। जैसे कि IC3 हम बनाए, IC2 दो पॉइंट से टच हो रहा था, तो हम उससे ऊपर एक और कर्व बना सकते हैं IC3, ठीक है, जो कि हमको और ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। क्लियर? अगर हम लोग ऐसे रियली देखेंगे, खुद से करेंगे, तो IC3 का एक पॉइंट टच करा मतलब सारा कोई भी पॉइंट टच कर तो इक्वल है। हाँ, कोई सिंगल पॉइंट को टच करवाओ ना तुम, IC3 को जब किसी सिंगल पॉइंट से टच करेगा, ठीक है, तो वो पॉइंट होगा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का। अगर किसी दो पॉइंट से टच करके जा रहा है, मतलब उससे भी ऊपर इनडिफरेंस कर्व अचीव कर पाना पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, इनडिफरेंस कर्व होता है इनफाइनाइट, ठीक है, हम एक प्लेन में इनफाइनाइट इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। IC1 और 2 के बीच में फिर मैं एक इंडिफरेंस कर्व और भी ड्रॉ कर सकता हूं चाहूं तो, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जितना ऊपर हो जाए, भले थोड़ा सा ऊपर, जितना ऊपर हो जाए, तो हम क्या कोशिश करेंगे, IC1 से IC2 में, क्योंकि ये भी हमारे लिए क्या है, पॉसिबल है, पॉइंट ई, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्या होगा कंज्यूमर के लिए, जब उसका बजट लाइन और इनडिफरेंस कर्व क्या होगा, टेंजेंट होगा, मतलब किसी एक पॉइंट से टच करके क्रॉस होगा, वो पॉइंट क्या होगा उसके लिए, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, बिकॉज वो पॉइंट को वो अचीव भी कर पाएगा, उसके बजट में भी है, और वो उसको क्या करेगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। क्लियर? चलो इधर क्लियर है, मुस्कान, सोनाली, विदिशा, ABCDE सारा पॉइंट क्लियर है, बताओ फटाफट। क्लियर है, सोनाली, चलो ठीक है। अब आ जाओ, बजट लाइन क्या होता है, बुक में आखिरी टॉपिक 2 मिनट का टॉपिक है, उसको पढ़ लेते हैं, बजट लाइन क्या होता है, बाद बाकी डिस्कशन सारा आराम से छुट्टी के बाद करेंगे, ठीक है। बजट लाइन, बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब, ग्राफ पेपर में हम लोग डायग्राम बनाए, इसका मतलब क्या है, लाइन, जो डायग्राम बनाए, ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, अभी हम लोग टेबल बनाए थे, याद करो, सारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखे थे, ऑफ टू गुड्स, दो ठो गुड्स का था, गुड्स ए और गुड्स बी, विच कैन बी परचेज्ड विथ अ गिवन इनकम एंड प्राइसेस। हमारे केस में इनकम कितना था, 100 रुपए, प्राइस कितना था, ए का 10 रुपए और बी का 20 रुपए, ठीक है। जब प्राइसेस दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ है, उसका हम जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, उस कॉम्बिनेशन को जब ग्राफ में बनाएंगे, तो वो लाइन को क्या बोलते हैं, बजट लाइन बोलते हैं, ठीक। सच दैट द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जितना उसके पॉकेट में पैसा है, सारा कॉम्बिनेशन का टोटल कॉस्ट क्या होना चाहिए, इक्वल टू
और बजट के अंदर आना चाहिए, ठीक है। चलो अब ऑल्टरनेटिवली budget line is locus of different combination of two goods which the consumer consumes and which cost exactly his income, जितना उसके पॉकेट में पैसा है, ठीक है। हमारे एग्जांपल में 100 रुपए था, ठीक है। लोकस मतलब सारे पॉइंट्स को बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। ठीक है यहां तक। चलो बहुत हेवी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया आज, है ना। यहां तक पढ़ के आना है स्टार्टिंग से लेके यहां तक, ठीक है। 3 दिन का छुट्टी है, आज कौन सा थर्सडे है ना। हाँ, 4 तुम्हारे लिए तो 4 दिन का छुट्टी। ट्यूसडे क्लास है ना, तो कल फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, मंडे तो छुट्टी नहीं है, हालांकि स्कूल वगैरह भी होगा, तो 4 दिन है टाइम। हाँ वो सारा ही बंद होगा धीरे धीरे थोड़े दिन में। हर रोज कोरोना निकल रहा है और वो भी स्टूडेंट्स को ज़्यादा हो रहा है अब। मतलब जो स्मॉल एज ग्रुप है ना, 15 वाला एज ग्रुप, वो एज ग्रुप में बहुत सारा केसेस आने लग गया। इधर साइड नहीं आ रहा है, इधर बहुत कम आ रहा है, लेकिन बहुत सारे एरिया में हाँ जो अभी जो केसेस राइज हो रहा है वो स्टूडेंट्स में ज़्यादा हो रहा है। अनवैक्सीनेटेड है, बाकी लोग को तो वैक्सीन मिल गया, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या उसी को शिकार कर रहा है। हाँ मुस्कान, यस मुस्कान, वही दिक्कत है। तो थोड़ा देख के, है ना, कोविड से भी, और पढ़ाई बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, कोविड से पूछना पड़ेगा। हो रहा है, बहुत जन को दोबारा भी हो रहा है, लेकिन कोविड निकल रहा है बच्चों में भी, लेकिन वो सीरियस नहीं होता है। 1 दिन का फीवर, 2 दिन का फीवर, फिर छूट जा रहा है, ठीक हो जा रहे हैं, मतलब हाँ वही वैसे ही 1 दिन 2 दिन 4 दिन का फीवर जो भी है उसके बाद ठीक हो जा रहे हैं, क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स लोगों का 18 साल से कम का। बाकी वो लोग बूढ़े हो गए हैं थोड़े, तो इम्यूनिटी नहीं है उनका, तो उनके केस में हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह हो जा रहा है, लेकिन सीरियस केसेस नहीं है, तो उतना डरने वाला बात नहीं है। बच के पढ़ाई कंटिन्यू रहना चाहिए, है ना, क्योंकि पता है 1 साल में 2 साल में कभी ना कभी कोविड खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं पढ़े तो जिंदगी भर बेवकूफ़ रह जाओगे, क्या फायदा होगा, ठीक है। चलो सर अभी नेक्स्ट क्लास होगा, हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। मुस्कान क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा, है ना। चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय। आज एक बार अमन सर से पूछ लेते हैं, है ना। नहीं अपने पढ़ेंगे ना। अच्छा क्या डेकोरेशन करोगे।